हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी ये दी गई फिगर्स। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फिगर है ये तो सभी को पता है क्या है। नोज़ है, ठीक है, माउथ है, ओके। अब जो नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा नेम है वो है लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। नाम याद रख लीजिए क्योंकि इसको क्या है, स्पेस नहीं होने की वजह से मिटाना पड़ेगा। LARYNX, लैरिंग्स, ये थर्ड वाला है। इसे हम कहेंगे ट्रकिया। क्या कहेंगे? ट्रकिया, ओके। सो ट्रकिया, इसका नेम है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। एंड इट इज़ अ ब्रोंकी, इट इज़ अ लंग्स एंड ब्रोंकी। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ये वाला, ये लंग्स के अंदर से जो ये बाहर आ रहा है पॉइंट, इसे बोल सकते हैं हम ब्रोंकी। क्या बोल सकते हैं? ब्रोंकिया, ओके। तो ये सारे नेम्स थे, नोज, माउथ, लैरिंग्स, ट्रकिया, ये डायफ्राम, इट्स alveoli, and it is a lungs and it is the bronchia. So these are the names of the figure. Now see here, in living organisms respiration occurs at two levels as body and cellular level. कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, वो दो तरह से होता है। कितनी तरह से, कितने टाइप से? 2 लेवल्स और 2 टाइप्स, एज अ बॉडी एंड सेलुलर लेवल। यानी कि एक बॉडी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है एंड सेकंड वन सेलुलर लेवल मीन्स सेल्स के थ्रू, बॉडी के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू होगा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी। अब बॉडी का जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इन दोनों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा इन बॉडी रेस्पिरेशन। एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज्ड एदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बॉडी के तो हमने देख लिया कि बॉडी में क्या हो रहा है, O2 और CO2 का सिर्फ एक्सचेंज होता है। लेकिन जो सेल्स में होता है रेस्पिरेशन, तो सेल्स में जो फूड स्टफ्स हम जो लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2। सो फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड एदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उनका ऑक्सीडाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ O2 और विदाउट द हेल्प ऑफ O2। 2 टाइप का ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का, विद द हेल्प ऑफ O2 एंड विदाउट द हेल्प ऑफ O2। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमें मालूम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आगे का चैप्टर आसानी से समझ पाए, ओके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एटम ऑफ CHO आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C6H12O6। तो कितने कार्बन हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। सो 6 carbons, 12 hydrogen and 6 oxygens are present in a glucose.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप्स ऑफ केमिकल बाउंड आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दी एटम्स, कि जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है कोवैलेंट बाउंड्स। कौन से बाउंड्स? कोवैलेंट बाउंड्स। ओके, नाउ next one thing, next question is there, in terms of chemistry what happens actually when a molecule is oxidized। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, फूड स्टफ ऑक्सीडाइज्ड होते हैं विद द ऑक्सीजन और विदाउट द ऑक्सीजन, विद द ऑक्सीजन एंड द विदाउट द ऑक्सीजन। तो केमिस्ट्री के टर्म में इसे हम क्या कहेंगे? तो केमिस्ट्री टर्म में ऑक्सीडाइज्ड होने को कहेंगे हाइड्रोजन रिमूवल। हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन विल रिमूव एंड ऑक्सीजन गेन्ड। ऑक्सीजन क्या होता है? गेन होता है। सो दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट of the food that we can consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need। यानी कि रेगुलरली जो एनर्जी काम करने के लिए बॉडी को लगती है डेली नीड में, वो कहाँ से आती है? द कार्बोहाइड्रेट ऑफ अ फूड। फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि जो फूड हम रेगुलरली यूज़ करते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका यूटिलाइजेशन होकर जो प्रोडक्शन मिलता है वही होती है हमारी एनर्जी, जो हम रेगुलरली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। रेगुलर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये यूटिलाइजेशन के बाद जो एनर्जी हमें रिक्वायर हो रही है it is obtained in the form of a ATP, adenine triphosphate. For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cells. So इसका अगर हम एक पर्पस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है स्टेप बाय स्टेप। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं उसके, जिसके थ्रू वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये ब्रेक डाउन होता है और फिर एटीपी प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है ऑक्सीडाइज्ड का, वो कहाँ पे होता है? सेल्स में होता है, इसीलिए हम कहेंगे इसे सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ होता है ऑक्सीडाइज्ड को प्रोसेस? सेल्स में होता है। ओके, नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स किस तरह से? विद द ऑक्सीजन एंड विदाउट द ऑक्सीजन। सो thus 2 methods are aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, oxygen is not involved। यानी कि एक प्रोसेस में क्या होगा? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे और दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स। तो अब ये जो हमारे पास है कितने टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन है? 2 टाइप के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हमें इसके क्या करना है? डिटेल में स्टेप्स देखना है। तो जो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो इसके 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स है। अब ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट वन स्टेप कौन सी है हमारे पास? ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड वन स्टेप है हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कौन सी साइकिल? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं? 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। तो ये तीनों स्टेप्स हम क्या करते हैं? डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं? कुछ इंट्रोडक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑलवेज रिमेंबर NADH2 का फुल फॉर्म क्या है? नाइकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH2 का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड।
बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द सेल्स एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये दोनों ही एंजाइम कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सेल्स में फॉर्म होते हैं। और किसके लिए हेल्पफुल है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और ऑक्सीडाइजेशन के लिए। ओके नाउ ये यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है हमारे पास एटीपी के बारे में। एटीपी क्या है? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका वर्क क्या है? टू स्टोर द एनर्जी वेयर इन द बॉन्ड्स बाय विच ग्रुप्स फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच टू ईच अदर, जिसके थ्रू फॉस्फेट ग्रुप्स एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच्ड हुए हुए रहते हैं। These molecules are stored in the cells as per need. These molecules are stored in the cells as per need. Chemically, ATP is triphosphate formed from adenosine ribonucleic acid. ATP is triphosphate molecule. Triphosphate क्यों बोला गया ऐसे? क्योंकि इसमें phosphate के 3 groups present हैं. From adenosine ribonucleic acid. It contains a nitrogenous compound adenine, पेंटोस शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। इसके अंदर एटीपी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनियस कंपाउंड एडिनाइन, पेंटोस शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर द प्रेजेंट्स as per the need. Energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence, ATP is called as energy currency of the cell. Energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. तो जब भी हमको क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी इज ड्राइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। एटीपी के जो फॉस्फेट बाउंड है वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाती है। हैंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। इसलिए एटीपी को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। एनर्जी करेंसी को हम थोड़ा यहाँ पे फिगर में भी देख लेते हैं कि देख लीजिए, ये जो है एटीपी बैटरी के, जो हमारी मोबाइल की बैटरी है उसकी तरह वर्क करता है। यानी कि अगर हमें ज़रूरत है एनर्जी की तो जब भी वो हमको क्या करता है? एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। और एडीपी क्या है? एडिनो डाइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी लो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है यहाँ पे। इसका अगर आप है कि नहीं क्या देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, तो देख लीजिए एडिनो ट्राइफॉस्फेट में क्या है? एडिनाइन है, राइबोज शुगर है और फास्फेट के 3 ग्रुप्स है। ओके। और ये जो है फास्फेट बाउंड्स है विथ मोर एनर्जी। और एडिनाइन यहाँ पे क्या है? एडिनाइन है, राइबोज है और फॉस्फेट के कितने हैं? 3 ग्रुप है। ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है एटीपी, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुए वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज्ड। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जब है कि नहीं क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होता है और एनर्जी रिलीज्ड करता है। तो ये यहाँ पे जब तक वो है कि नहीं कि 3 फॉस्फेट ग्रुप में रहता है, वो एक फुल बैटरी की तरह वर्क करता है। और जैसे ही वो है कि नहीं एटीपी से एडीपी में चेंज हो जाता है, तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, जो कि हम यूज़ कर लेते हैं। ओके। सो अब नाउ कम हियर on our first point. Okay, so glycolysis क्या है? Process of glycolysis occurs in cytoplasm. ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पहले तो होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and 2 molecule of each pyruvic acid, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कि क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ओके। सो अब ये जो C6H12O6 है, जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन गेन होगा। ठीक है। और इस प्रोसेस में फिर क्या है? इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या मिलेगा हमको? पायरुविक एसिड, ATP, NADH2, वाटर आर फॉर्म्ड। Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetic coenzyme A। जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज किस में चेंज हो गए? पायरुविक एसिड में।
पैरविक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, and 2 molecule of NADH2 and 2 molecule of CO2 are released during this process. तो ये ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्म्ड होने का जो प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड. कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, 2 NADH2 के और 2 CO2 के. तो अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को अच्छे से याद रख लीजिए. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा, फिर पैरविक एसिड फॉर्म हो रहा, पैरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस ओवरऑल प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, NADH2 और CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इन दिस cycle both molecule of acetyl coenzyme A enter the mitochondria. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने कितने मिले थे हमको, 2 मिले थे. अब प्रोसेस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में. नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. cyclic chain of reaction called as tricarboxylic acid cycle is operated in its mitochondria. तो इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. और ये कहाँ पे फॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल. तो इस प्रोसेस में जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने थे, कार्बोक्सिलिक कितने रहते, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रहते. इस वजह से हम इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक भी बोल सकते हैं. तो ये इस प्रोसेस में CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर ड्राइव्ड. दिस मॉलिक्यूल्स आर ड्राइव्ड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट हियर. नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ये बताया गया है. ठीक है, तो अभी पहले फिगर देख लीजिए. ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पे हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे इंटर हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में. और ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारी क्या है, साइकिल है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल के क्या है, मटेरियल है. ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है. ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है. ये क्या है, पैरविक एसिड है यहाँ से. और ये इधर से कौन है, फैटी एसिड है. तो ये ओवरऑल प्रोसेस में हमको जो ड्राइव्ड हुआ था वो क्या था, NADH2, FADH2, NADH2, O2, CO2. These are the components which are derived from the tricarboxylic acid cycle or TCA cycle. Now see the electron transfer process. Molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above process of participate in electron transfer chain reaction. So ये जो molecules of NADH2 and FADH2 है, ये फॉर्म होते, कब फॉर्म होते, ऑल अबाउ प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चैन रिएक्शन. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते और उनका जो चैन रिएक्शन होता कंटिन्यूसली, उस टाइम NADH2 FADH2 क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते कंटिन्यूसली. ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम इन ईच NADH2. यानी कि 1 NADH2 के मॉलिक्यूल से 3 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे हमको. कितने मिलेंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे. एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम FADH2. और FADH2 से कितने मिलेंगे, 2. NADH2 से कितने मिलेंगे, 3. तो इस तरह से टोटल कितने ATP के मॉलिक्यूल मिल गए अब तक हमको, 5. सो बिसाइड्स ATP वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. ATP के साथ साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O भी प्रिपेयर होगा. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. और ये जो चैन रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में. कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में. नाउ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. तो इस तरह से थर्ड रिएक्शन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो टोटली ऑक्सीडाइज्ड हो चुका होगा. इन एयरबिक रेस्पिरेशन, और ये जो रेस्पिरेशन था ये कैसा था, एयरबिक था. इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ एनर्जी. और एनर्जी के साथ साथ हमें कौन से मॉलिक्यूल्स मिल गए थे, CO2 प्लस H2O. नाउ
ये जो चैन आपने देख ली है कि जो एटीपी फॉर्म होता है, अब ये यहाँ पे हमको जब एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल गए तो उनका फिर क्या हो जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक डाउन होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी. नाउ इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक फास्टिंग, हैंगर, यानी कि अगर हमारी एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, हमारे बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. इन द केस ऑफ फास्टिंग एंड हैंगर यानी कि रोज़ा रखने से, फास्ट रखने से या भूखे रहने से, एंड देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. तो उस टाइम क्या होता है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस्ड करते हैं. इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. तो इस टाइम जो लिपिड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड में. किस में, फैटी एसिड में. वेयर्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, और प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं. Fatty acid and amino acid are converted into acetyl coenzyme and energy is obtained. और जिस तरह से ग्लूकोज पैरविक एसिड में चेंज होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा था, सेम उसी तरह से लिपिड्स फैटी एसिड में चेंज होंगे, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में चेंज होंगे. प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में क्या होंगे, चेंज होंगे. एंड दिस फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, दिस फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, this fatty acid and amino acids, this both changes into acetyl coenzyme and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme by process of Krebs cycle in a mitochondria. और फिर क्योंकि क्या है हमारे पास ग्लूकोज नहीं रहने की वजह से, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स यूज़ करने की वजह से क्या होता है, इसका पूरा एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. और किसके थ्रू होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल. और कहाँ में, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में. उसके बाद कहाँ पे आ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में. लेकिन लिपिड और प्रोटीन में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन के मेथड में क्रेब्स साइकिल के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम का टोटली ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में. और फिर क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है. उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट. Process of glycolysis was discovered by three scientists, Gustavo Imbeden, Otto Meyerhoff and Jacob Parnas, along with their colleagues. कि ये इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर डिस्कवर किया है कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस का. फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन मसल्स, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, मसल्स पे किए. हैंस ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड इम्डेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे और ईएमपी पाथवे. तो इन तीनों के नामों पे और डिपेंडेंट ऑन देयर नेम्स, फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स EMP, इम्डेन मेयरहॉफ एंड पार्नास पाथवे इज EMP पाथवे, इसलिए इसे EMP पाथवे भी कहा जा सकता है. In this, the cyclic reactions of a carboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs. लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो साइकिल थी वो किसके थ्रू डिस्कवर हुई, सर हैंस क्रेब के थ्रू, जो 900 में बर्थ हुई एंड 1981 में इनकी डेथ हो गई. सो दिस साइक्लिकल प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल. ही हैज़ बिन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर दिस डिस्कवरी. और इन्होंने अवार्ड कब हासिल कर लिया, इन 1953 में. ही हैज़ बिन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 में, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल गया. तो यहाँ तक हम लोगों की स्टडी हो चुकी है. अब इसके बाद जो हमारा है एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ये एनारोबिक और इनएरोबिक, उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 फिगर्स दिए गए हैं. तो ये फिगर्स को भी हम कल देखते हैं और आगे की स्टडी भी कल ही कर लेते हैं. ओके, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय.